सदानंद बाबू कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे नेता जिन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, समाज के लिए ऐसा काम किया जिन्होंने कभी भी लोगों के बातों का परवाह नहीं किया। सदानंद बाबू जिन्होंने गांव के लिए स्कूल, सड़क, शिक्षा ऐसे न जाने कितने काम किए होंगे, जिनको आज जो है युवाओं के लिए, युवाओं को देखने के लिए, युवाओं के लिए एक ऐसा प्रेरित करने वाले नेता जो उनके पुत्र हैं इंजीनियर शुभानंद मुकेश, आज उनसे बात करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। मुकेश जी, हाँ, इसी नाम से जानते हैं युवा। जी जी। तो युवाओं के लिए क्या आगे, मान लीजिए कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र, मैंने सुना है कि खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में भी या संसदीय क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है। तो देखिए, है क्या, युवाओं के लिए हमारे स्वर्गीय पिताजी के द्वारा ही एक सोच थी और इसी उद्देश्य से उन्होंने एनटीपीसी की स्थापना की और बनने के क्रम में या उसके बाद भी तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लगभग 5000 लोग इसमें कार्यरत रहे। धीरे धीरे काम करते करते सक्षमता आ गई तो उस तरह के अभी वो लोग कॉन्ट्रैक्टर भी हो गए, तो इस तरह से बढ़ा। लेकिन वो जो पहिया था वो करीब 10-20 वर्ष तक तो अच्छा है कि एक अगर आप बड़ा सा फैक्ट्री लगा देते हैं तो अच्छी तरह से चलिए और लोगों का यहाँ पर लोग आगे बढ़े। लेकिन फिर क्योंकि जिस तरह से युवाओं की आबादी है और युवाओं बेरोजगार हैं, उसके लिए कुछ और नया सोचना और नया सोचना होगा, नया करना होगा। अच्छा, ये आजकल अगर युवाओं के लिए अगर कुछ सोचना हो तो क्या करना होगा? क्योंकि आप जो है मैंने सुना है कि लंदन में भी जाके पढ़े हुए हैं, वहाँ पर अपना जीवन बिताया, बहुत मैंने सुना है बहुत कष्ट भी किया था वहाँ पर, और वहाँ से पढ़ के आना फिर नौकरी करना एक अच्छी सोच भी है। तो ऐसा क्या करें ताकि युवा जो है, युवा भी प्रेरित हो और युवाओं के लिए जो है एक अच्छा जो है मतलब आगे के लिए कुछ ऐसा हो ताकि जो है युवा जो है अपने लिए कुछ कर सके। देखिए, तो 3 पहलू है। आप पहली तो अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इस तरह की यूनिवर्सिटी नहीं, जो हमारे पिताजी की सोच थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री से, इन्होंने उस दौरान 2015 की बात बता रहे, 14 की बात बता रहे, जिस समय उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था या उसके 1 साल पहले, इन्होंने वहाँ से तकरीबन 80 या 89 करोड़ स्वीकृत कराया था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहाँ बन सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती, लोगों को जो आज पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाने से बहुत सारे जो युवा आज रिसर्च, पीएचडी, मास्टर्स नहीं कर पा रहे, उसके लिए एक बड़ा अवसर था। तो ये पढ़ाई से फिर अपने कमाई की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है क्योंकि ये पूरा इलाका कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान होने की वजह से कृषि संबंधित उद्योग यहाँ लगने अनिवार्य थे। उसी क्रम में एक हम लोग के हमारे स्वर्गीय पिता के पैतृक गांव में एक प्रस्ताव भी आया वहाँ पर फूड पार्क लगने का, लेकिन किन्हीं किन प्रकारेण आज 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया, नहीं लग पाया। तो उद्देश्य है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा छोटी, हम नहीं कहें कि बड़ी बड़ी ही कंपनी आ जाए, छोटी कंपनी आए, 100, 150, 200, इस तरह से 10-20 कंपनी अगर यहाँ पर आ जाती है जिसमें 100-200 भी आते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो लड़का या यंग पॉपुलेशन है जो कैपेबल है वो इंगेज हो जाएगा। और जो आज भी हम लोग के पास यहाँ से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, वो एक समस्या का निदान हो सकता है। अच्छा, पिताजी के सपनों के बारे में बात की, एक सपना जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था जी,
तो अभी क्या लग रहा है कि उन पे कुछ काम हो रहा है या आगे बढ़ेगा, या उनके लिए, उन चीज़ों के लिए आप आगे क्या कर रहे हैं ताकि जो है कि यहाँ पर लोगों की, युवाओं के लिए जो है कुछ अच्छा हो सके, बाहर पढ़ने न जाने से। यहाँ के आसपास के लोग भागलपुर यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी रुक करते हैं और पढ़ाई के लिए या तो दिल्ली भी जाते हैं। अगर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाए तो आसपास के काफ़ी इलाके के लोग जो है कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्या आगे हो सकता है? जी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो एक उनकी सोच थी और सपना भी था उनका। हाँ, सपना, उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। और इस आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के आग्रह को स्वीकार भी किया है और 3 जमीन चयनित कर ली गई हैं और उसी में से एक पर निर्णय होगा जो इस पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनेगी। हाँ, प्रशासनिक स्वीकृति और इस सारे में देर हो रही है, तो ये है। दूसरा था कि एक बटेश्वर गंगा पंप, लोग उसको वहाँ बड़ी कहते थे, सफ़ेद हाथी कहते थे, इस तरह की बात करते। लेकिन आज आप जाएं, औरंगाबाद हो चाहे ब्रह्मचारी हो, ये सारे गांव आप जाएं, जिस कड़ी सुखाड़ में या पिछले 2 वर्षों से वहाँ के किसानों से पूछिए तो वो बताएंगे कि जो गंगा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है उसका लाभ आज क्या मिला। आज वो 3 फसल बना पा रहे। तो वो परियोजना क्या है कि वो परियोजना अभी फिर 35 तक पहुँच गई है, लेकिन उसको घूम के हमारे मदारगंज तक या सनोखर द्वाबे होते हुए सिलहंत से आना है, लौट के आना है। तो उसका पूर्णतः अभी काम संपूर्ण नहीं हो पाया है। तो वो एक सिंचाई की व्यवस्था अगर 180 दिन, क्योंकि गंगा जब बरसात में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये केंद्र सरकार का नियम भी है, उसके तत्वाधान में है कि हम उस गंगा की पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। तो लिफ्ट करके सारे कनाल में अगर हम पानी दे देते हैं और किसानों के पास 180 दिन अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो जाएगा तो सचमुच में यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। तो ये एक उनका सपना है जिसको हम करने का हमारी दृढ़ इच्छा है कि इस पर काम हो। और एक चीज, एसडेक किसानों की बात किया, तो एसडेक से जो ऐश उड़ रहे हैं आजकल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही, अगर आंधी तूफान आता है तो अगर किसानों के लिए एक, अगर ये भी अगर कार्य किया जाए ताकि जो है, क्योंकि किसानों की फसल भी बर्बाद बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर इसके लिए अगर कुछ हो सकता है? देखिए, टेक्निकल सलूशन भी है और इसका है सलूशन, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है दुबई जैसे शहरों में भी काम मैंने किया है और वहाँ पर भी अगर जब आंधी उड़ती है तो रेतीला पूरा रेत सारे सभी जगह तो उसी प्रकार का कमोबेश स्थिति ये फ्लाई ऐश एसडेक की भी है। तो उसका टेक्निकल सलूशन हो सकता है। तो वर्तमान में जो एनटीपीसी है उसके साथ बैठ के ये सारे काम को टेक्निकल वे में कर पाना या उनके साथ बैठ करके करना हो सकता है, क्योंकि मैं इस पर पर्यावरण दृष्टिकोण से तकरीबन 8-9 वर्ष टाटा स्टील में भी कार्यरत था। पर्यावरण विभाग का ही मैं डीजीएम था, तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा है नज़दीक से। तो इसका निराकरण हो सकता है, लेकिन है क्या कि हमारे जितने भी ग्रामीण इससे प्रभावित होते हैं या उनके द्वारा इस दंश को झेलना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग मिल बैठ के एक कार्यबद्ध ढंग से काम करें और एनटीपीसी मैनेजमेंट को प्रस्ताव दें कि किस तरह से इसका निराकरण हो ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारा घर परिवार सुरक्षित। क्योंकि पॉल्यूशन जो हो रहा है, लोगों की सांसें, दमा, ऐसी बीमारी हो सकती है या और भी कुछ ऐसी बीमारी है जिसके कारण जो आसपास के लोग ग्रसित हो सकते हैं। जी। अगर इससे पहले अगर नहीं उबारा जा सकता, अगर गया तो बाकायदा अगर बाद में फ्यूचर में, भविष्य में कुछ भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर पहले अगर ऐसा कर लिया जाए तो हो सकता है कि जो नुकसान हो सके वो कम नुकसान हो।
नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो कुछ जानकारी एनटीपीसी के माध्यम से भी है, तो अब वो लोग नई तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्राई आइस कंसेप्ट का भी ये एफजीडी कुछ सेटअप नया लगा रहे हैं, जिससे कि ये फ्लाई ऐश का जो अभी जनरेशन होता है वो स्लरी पानी से मिला हुआ निकलता है, सूखता है, फिर उसको इस तरह के कार्यों में अब नया लोगों ने तकनीक इस्तेमाल किया है। बहुत सारा फ्लाई ऐश यहाँ हाईवा के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से भेजा भी जा रहा है, लेकिन ये है कि इसका अभी तक निदान नहीं हो पाया और हम भी समझते हैं कि इसका निदान होना जरूरी है। एक बात मैंने सुना सर जी, खगड़िया संसदीय क्षेत्र जी, दिन रात एक कर दिया आपने। मैंने सुना था कि वहाँ से भी आपको जो है कुछ उम्मीद थी या टिकट मिलने वाला था नहीं, पार्टी की ओर से? नहीं, देखिए, खगड़िया तो पूर्व से ही लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में थी। ये जरूर बात है कि पारस जी का थे या तो वो हमने खगड़िया में बतौर प्रभारी के तौर पर काम किया है और खगड़िया का मूलभूत जो संरचना है कि उसके प्रखंड है उस पर हमने काम किया है। हमारे वहाँ के सम्मानित विधायक हैं पन्ना बाबू हैं, उनसे आशीर्वाद लेने का काम हमको वहाँ आशीर्वाद अवसर मिला है और वहाँ की पूर्व विधायिका हैं पूनम देवी जी, उनसे भी बहुत बढ़िया उनका भी आशीर्वाद। तो हम मिलजुल के डॉक्टर संजीव हैं प्रवक्ता के, तो उनसे भी मिलजुल के जो हम लोग को पार्टी के द्वारा दायित्व दिया जाता था जिला प्रभारी के तौर पर, तो वो काम करते थे। मतलब ये कहना गलत था कि नहीं, खगड़िया से मैंने कभी सोचा भी नहीं। देखिए, पार्टी हम लोग को लगता है कि पार्टी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती है, लेकिन हम लोग से बेहतर और बहुत हम लोग के अभिभावक सब लोग बैठे हुए हैं, वो हर जो निर्णय लेते हैं सोच समझ के नाप जोड़ के कि कौन क्या चीज़ में सक्षम है। और हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए इन सबों चीज़ पर कह देना गलत होगा। अभिभावक बोला आपने जी, पिता, हाँ। जो कि कांग्रेस से शुरुआत हाँ, और कांग्रेस में ही हाँ। समाप्त। जी, तो आपको अभी कांग्रेस में जब पिताजी थे जी, तब क्या था स्थिति, और अभी जो परिस्थिति बदली है, कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति बदल गई है, राज्यों में पार्टियों की स्थिति बदल गई है, और अभी जो है जदयू में, जब जदयू में गए थे जी, तब पिताजी का निधन हो गया था, क्योंकि यहाँ के लोग, क्षेत्र के लोग जो हैं काफ़ी भावुक हो गए थे, जी, क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्र के अभिभावक ही नहीं, एक अच्छे नेता थे, मतलब परिवार की तरह, बड़े जैसा, अगर भाई है किसी के पिता जैसा था। तो अभी क्या लगता है, खुलकर वहाँ काम कर पाते या खुलकर यहाँ काम कर पा रहे हैं? देखिए, लगभग 9 बार विधायक रहे और इनका कार्यकाल जो था 32 वर्ष लगभग बतौर विधायक रहे। तो लोग ऐसे कभी कभी कर देते हैं कि 9 माने 45 साल, नहीं 45 साल नहीं, लगभग 32 वर्ष की विधायकी रही। और जब इन्होंने शुरुआत किया था बतौर पहली बार 1969 में, तो एक युवा नेता के तौर पर पहुंचे थे और सदन में उस समय 1969 में सबसे कम उम्र के विधायक थे। तो ये एक उनको मिला, फिर धीरे धीरे एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन बने, फिर मंत्री हो गए, फिर आगे बढ़ते गए। फिर कुछ समय बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, फिर काफ़ी लंबे अरसे तक लालू जी की सरकार रही और फिर आदरणीय हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। तो एक लंबा अरसा था, लेकिन उस पार्टी से उनको जो भी पद, सम्मान और स्नेह मिला था उसके प्रति वो समर्पित रहे और उनको लगा कि किसी तरह से किसी स्वार्थ के लिए दूसरे दल में नहीं जा सकते। हमारे साथ कठिनाई क्या थी, राजनीति शुरू किया और शुरू होते ही जो हमारे गुरु हो या गार्जियन हो,
उनका देहांत हो जाता है। चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव में मैंने सुना था कि पिता से ज्यादा वोट आया। वो ठीक है, पिता का आशीर्वाद था और पिता के विशेष कृपा थी जो हमको हमारे लिए थोड़ा और कुछ हमारी जनता का स्नेह मुझे ज्यादा मिला, तो इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जब उनके देहांत के पश्चात मुझे राजनीति में एक अभिभावक या पिता तुल्य इस तरह के गार्जियन की जरूरत थी जो मुझे राजनीति में आगे बढ़ाए और राजनीति के बारे जो बारीक चीज़ों के बारे में जानकारी और काम करने का अवसर दे सोच। और क्योंकि जब हमारे पिता बीमार थे और उस दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो स्नेह हमने देखा और हमसे पूछते थे कि कैसे हैं पिता, क्या बहुत सारी चीज़, तो एक भावनात्मक ढंग से मैं उनसे जुड़ गया था और मुझे लगा कि बतौर हमारे गार्जियन पिता तुल्य हमको इनसे अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, और इसी उद्देश्य से इस पार्टी में आया और इच्छा हुई, क्योंकि इनके कार्य को लगभग 15 वर्ष हम लोगों ने नज़दीक से देखा है किस तरह 25,000 करोड़ का बजट वाला बिहार आज 3 लाख करोड़ का बजट वाला बिहार हो गया। तो वो सोच, बतौर इंजीनियर भी हैं, मैं भी खुद इंजीनियर, तो मुझे लगा कि चलिए एक गार्जियन के तौर पे उनसे अच्छा गार्जियन कोई नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसी उद्देश्य से, और उन्होंने उतना ही स्नेह उतने ही काम करने का अवसर मुझे दिया है, तो ये एक बड़ा सौभाग्य है मुझे इस बात का, और गर्व भी है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और अच्छा करने की इच्छा है। पिताजी के सपने जो कि इतने थे कि जैसे स्कूल, सड़क, बिजली, मैंने शुरुआत में कहा भी कि गरीबों के लिए वो लड़ते थे, तो आप कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गरीबों के लिए ही लड़ेंगे या क्योंकि खगड़िया का दौरा काफी ज्यादा कर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कहलगांव में समय देता हूँ और कहीं भी रहूँ, देखिए कहलगांव के मतदाता जो भी मुझे लगभग 75,000 वोट दिया है, उन मतदाताओं का मैं जीवन भर उनका ऋणी रहा, और उसी ऋण बोध ने, उस ऋण ने, उस स्नेह ने मुझे अपने काम को, यानी जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, छोड़ के अब इस सेवा भाव में करने के लिए विवश कर दिया। यद्यपि हमारे पिता, आपको बता दें, चुनाव जिस दिन 2020 में मैं हारा और घर आया था, और वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं रात के 11:30-12 बजे तक इंतज़ार किया, फिर बात हुई, और उस दिन भी उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, नौकरी ज्वाइन कीजिए और काम कीजिए। लेकिन मुझे लगा कि इन जो लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, स्नेह जताया, उनका विश्वास कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए, और उनके विश्वास पर खरे उतरना उससे भी बड़ी चुनौती। विश्वास को कायम रखने और खरे उतरने का कोशिश कर रहा हूँ, रह रहा हूँ यहाँ इनकी सेवा में। और अभी बीच में पार्टी ने 3 जिले का प्रभार दे दिया था, तो वहाँ भी तो एक अवसर मिलता है काम करने का पार्टी के लिए और नए जिलों में जाके सीखने का। तो वहाँ के नेतृत्व सुपौल में जैसे हम लोग के अभिभावक और विजेंद्र बाबू हम लोग के माननीय मंत्री हैं, तो वो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को देखने समझने का कि कैसे उन्होंने सुपौल को सजाया है और सुपौल के विश्वकर्मा कहा जाते हैं। तो उस तरह से अवसर मिलता है। डीपी मंडल जी की कर्मभूमि मधेपुरा, वहाँ जाने का अवसर मिला, समझने का, तो एक अवसर है। और जीवन पर्यंत अब मेरा जितना भी जीवन शेष है ये कहलगांव के जनता के लिए समर्पित है। मैं कहीं रहूं, कुछ भी करूं, लेकिन कहलगांव में तो निश्चित ही रहूं। ये एक बात जो कहलगांव के बूथ, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र बूथ आपने दौरा तय किया, गांव का दौरा तय किया, क्या लगता है गरीबों का कुछ होगा? देखिए, कठिनाई तो है, और मैं इसी उद्देश्य से लगभग पिछले चुनाव में मुझे 8 महीने लगे थे सारा पूरे विधानसभा का
गांव घूमने में, तो मैं इस उद्देश्य से गया था कि उस गांव की मूलभूत समस्याओं को समझ पाऊँ, क्या क्या कठिनाई है, और ऐसे ऐसे बारीक चीज़ों को समझने की का प्रयास कर रहा था, ताकि भविष्य में अगर अवसर मिले काम करने के लिए तो वो ऐसी कठिनाई जो उनके दैनिक जीवन और उनके जीवनचर्या को प्रभावित करती है, उसमें उनको सुधार हो सके, जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके, तो उसके लिए मैंने किया। कहलगांव के विधायक या भागलपुर के सांसद आपको अगर दिया जाए मौका, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के, देखिए मेरी बात समझिए, मेरे पिता, क्योंकि सदानंद बाबू जो हैं कहलगांव के लिए बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन अब जनता चाहेगी कि उनका पुत्र जो है और आसपास के क्षेत्र में अपना काम का वो दिखाए। देखिए है क्या, पुत्र उनके हैं, लेकिन जो अवसर, यानी जिस इतने बड़े विरासत वाले पिता जो राजनीति में एक बहुत बड़ा स्तंभ और एक अपनी हस्ती रखी, क्योंकि उनको भीष्म पितामह, महाभारत के जो एक किरदार है भीष्म पितामह, उस तरह से देखते हैं लोग, क्योंकि वो कभी किसी से कुछ समझौता नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि और भी लोगों में, दूसरे पार्टियों में भी लोकप्रिय रहते थे वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अपने पार्टी में लोग इज्जत करते थे, और उनके इज्जत के कारण ही जो लोग जो हैं उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे। तो है क्या कि उनका जो इतनी बड़ी छवि, और उस छवि के बाद मेरा पदार्पण, और मैं जो आया तो लोगों ने पहले तो कहा कि भाई आप उस यानी परिवारवाद की बात हो गई कि पिता अपने पुत्र को, तो इस मिथ को, इस बात को भी अवसर मिला है कि तोड़ना चाहता हूँ कि नहीं, मैंने एक नई पार्टी में शुरुआत की जहाँ मेरे पिता ने कभी काम नहीं किया था, या वहाँ पिता की विरासत नहीं है, और एक अदने से कार्यकर्ता के तौर पर मैं उस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, और एक कार्यकर्ता के तौर पर चाहता हूँ कि इस विधानसभा का नेतृत्व कर पाऊँ, उसका अवसर मिले तो इसका नेतृत्व कर पाऊँ। और मेरे लिए प्राथमिक, क्योंकि जिस हमारे पिता ने अपना जीवन इस कहलगांव को समर्पित कर दिया, तो मेरी तो पहली प्राथमिकता और मेरा पूरा जो कर्म है वो कहलगांव के लिए सबसे सर्वोपरि है। उसके बाद ही कुछ आता है, और लालसा नहीं है, लालसा एक ही है कि अवसर दे हमारे यहाँ के देवमयी जनता कि मैं इनके लिए काम कर सकूं, और जो सपना और विकास की गति हमारे पिताजी के सोच में थी, या वो करना चाहते थे इस कहलगांव पे, उसको तेजी से काम कर सकूं। तो उन्होंने तो खुद इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि विकास की गाथा में, कि उसके बाद की लकीर खींचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस विश्वास से कि एक बड़ी लकीर के बगल में छोटी लकीर भी रहेगी तो लोग देख जरूर लेंगे, तो इस विश्वास से मैं काम करना चाहता हूँ। और हमारे लिए प्राथमिक कहलगांव है और कहलगांव विधानसभा है, अभी कोई और तमन्ना नहीं है मेरे पास। स्कूल यहाँ से कहलगांव से लेकर सनोला या कहलगांव के क्षेत्र में, पहले उधर भोगा भी हुआ करता था जी, जितने छोटे बड़े स्कूल तो बन गए जी। अब लोगों की मतलब मनसा है कि ताकि जो है अगर 10 कर लिया, 10 पास कर लिया, तो 11-12 करने कहाँ है, तो कहलगांव आए या तो भागलपुर जाए। अगर आसपास में ही +2 स्कूल हो जाए तो बच्चों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। नहीं, अभी कुछ मॉडल स्कूल्स को नियमित अपग्रेड किया जा रहा है, 11-12 उसमें बन रहा है, और बिहार सरकार की बड़ी योजना है जिसमें हर पंचायत में हमको लगता है कि एक मॉडल स्कूल बन रहा है, और जहाँ पर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी, और इस वक्त प्रयासरत है। लेकिन है क्या कि लोगों की इच्छा होती है कि बड़े कॉलेज में नाम लिखा के नामांकन करा लें, और उस तरह का है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में अगर सरकार
एक पंचायत के अंदर 10+2 की व्यवस्था कर देती है, तो हमारी बच्चियां जो दूर होने के कारण नहीं जा पाती थी या +2 नहीं कर पा रही थी, तो उसमें एक गुणात्मक सुधार आया है। आगे अगर कहलगांव को छोड़ के और भी जगह आप दौरा कर रहे हैं, पार्टी का अगर निर्देश जो मिला है लोगों के लिए काम करने के लिए, या साथ में लोगों के साथ चलकर अच्छे चीज़ों को दिखाने का मौका है? काम देखिए, काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना काम इन्होंने कर दिया है कि हम लोग को कहे ना कि काम उनका गिनाने लगे तो हम लोग को घंटों घंटों लग जाएगा, लेकिन उस मुहिम में हम लोग लगे हैं कि इसको उस ढंग से प्रचारित कर पाएँ और उस मतदाताओं बंधुओं तक ये बता पाएँ कि किस तरह मुख्यमंत्री जी हर एक परिवार के लोगों से जुड़े हैं और उनको सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने जिस आदमी ने, जिस नेता ने अपना पूरा जीवन सोचिए इस बिहार की उन्नति के लिए लगा दिया हो, तो उनके कार्यों को बताने में हम लोग को कोई ये नहीं है, और हम लोग बड़े पैमाने में इसको करते हैं। और गांव में भी जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी रिस्पांस भी उतना ही अच्छा मिलता है, लोगों को पता लगता है। लेकिन सब चीज हो सकता है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सारी योजनाओं का सभी जगह 100% कंप्लायंस हो जाए ये नहीं होता है। लेकिन है कि बहुत लाभ मिला है, पानी घर घर पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, शिक्षा में आज एक रिकॉर्ड बन गया, इतने शिक्षक की बहाली हो रही है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, संसाधन विहीन इस बिहार को जितने अपना संसाधन है उसी में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सभी ग्रामीण और हमारे बिहार के जनता को पता है, और उसमें सभी के पहली चाहत माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई तो महागठबंधन और एनडीए जातीय समीकरण, क्योंकि बिहार और यूपी जो उत्तर भारत के जो ये हिस्सा है, बिहार, यूपी, झारखंड, ऐसे जगहों में जातीय समीकरण बड़ा ही वो होता है। क्योंकि भागलपुर में अगर देखा जाए, यहाँ पर गंगोता, यादव, मुस्लिम, ये भागों में बटा हुआ है, तो कैसे पार पाएंगे? देखिए ठीक है, जातिगत राजनीति अलग है, लेकिन क्योंकि जातिगत राजनीति से उभर नहीं पा रही है बिहार, इसलिए मैंने ये सवाल किया। नहीं, मैं मानता हूँ, देखिए इस बात को मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तो इसी उद्देश्य से जैसे जाति जनगणना की बात हुई, क्या उद्देश्य था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन, बिहार के संसाधन से जातिगत जनगणना कराई, तो ये गणना इसी उद्देश्य था कि जो हमारे समाज में सभी लोग जो हैं उसकी वस्तुतः स्थिति क्या है और उसके लिए क्या क्या। अभी जो छोटे मोटे रोजगार के लिए 2 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं, बिहार सरकार हम लोग दे रही है, ये उसी उद्देश्य था। क्योंकि काम तो बहुत हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे जाति लोग छूट गए जहाँ कठिनाई है, उस चीज़ों को भी इस गणना में, जातिगत गणना में ये प्रलक्षित हुआ है। और मैं मानता हूँ कि जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जाति के लिए, क्योंकि इनका नारा ही है न्याय के साथ विकास, और सभी जाति धर्म के साथ ही न्याय करके विकास करते हैं। किसी पक्षपात की बात आप कहते हैं तो ये संभव नहीं है। तो अब लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में कहलगांव से अगर मौका मिलता है, क्योंकि साथी नेता जो है आपके साथी पार्टी के नेता हैं बीजेपी, यहाँ से पिछली बार जीते, लेकिन यहाँ के लोगों में के मन में जो है थोड़ी सी जो है गुस्सा है, क्योंकि लोगों के बीच में जो है यहाँ के विधायक दिख नहीं रहे थे, लोगों से सुना है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मेरा नहीं मानना है। लेकिन
अगर लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं तो क्या अगली बार आपको लग रहा है कि मौका? मैं इस सब पर टिप्पणी नहीं करूंगा और ये इस बात से स्पष्ट कहूँ कि किसी भी विधायक या किन्हीं के बारे में उनका इवैल्यूएशन या उसकी उसकी काबिलियत हमारे में नहीं है। ये जनता मालिक होती है, जनता उनके निर्णय करती है और मैं मानता हूँ कि जो है काम करना, मैं अपने कर्म में पीछे ना रहूं, मेरा उद्देश्य ये है। और दूसरी दल के लोग क्या कर रहे हैं या तो वो उनका काम है। मैं किसी की समीक्षा और किसी विधायक के कार्यों की समीक्षा करने के लिए अभी सक्षम नहीं हूँ। वो उनकी पार्टी और उनके दल के लोग करें, मैं नहीं। तो मेरा काम है कि जितनी मदद मैं कर सकता हूँ इस कालगांव विधानसभा के ग्रामीण और उनके लोगों की, वो हमारा उद्देश्य है। 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पाऊँ, यही उद्देश्य है। कहलगांव एक फटाफट कहलगांव विधानसभा अगर चुनाव होता है तो जदयू या बीजेपी? मैं इस पर मैं अभी कहने को तैयार नहीं हूँ। आगे कुछ अगला कदम हो सकता है पार्टी का विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे नेता निर्णय करेंगे। जो भी नेता का आदेश होगा, जो भी नेता का आदेश होगा, हम उसके पालन करेंगे अक्षर साथ साथ। कहलगांव में जनता के लिए हमेशा तत्पर रहें? जी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। ये हमारे पिताजी की कर्मभूमि रही है। हमारे सर्वमान नेता, हमारे गार्जियन, हमारे सब कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने स्नेह दिया है और बड़े स्नेह से इस पार्टी में काम करने का भी मौका दिया। तो नेचुरली हमारी कांग्रेस या जदयू, क्योंकि कांग्रेस में आपके पिताजी रहे और जदयू में आपने जो बीत गई वो बात गई, और अब जो बीत जाता है पलट के नहीं देखता, कोई अतीत को नहीं देखता, आगे देखते हैं। तो आगे तो मेरे लिए जदयू ही है और इसके अलावा तो कुछ आगे दिख नहीं रहा। धन्यवाद।